चलो करेंगे क्या स्टार्ट। बेसिकली ना आज अभी आज के लिए अपन ने ये एलएलपी का जो चैप्टर उठाया है ना, रिवीजन के लिए। इसका बेसिक पर्पस यही है। देखो जो जनवरी अटेम्प्ट वाले हैं उनके लिए तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है, राइट। अगर ये छूटता है जनवरी अटेम्प्ट वालों के लिए, मतलब थोड़ा सा आपका ट्रिगर होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया है कि जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा अटकाता है सीए फाउंडेशन के पेपर में वो लॉ का है, चाहे आप उसको किसी भी एंगल से देखो, राइट। पहली बात, या तो आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के अंदर थोड़ा सा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ सकती है। सेकंड, इसमें ऐसे हो सकता है कि राइटिंग प्रैक्टिस आपको डिफ़िकल्टी फेस होती है। मैंने अपने एंड से कोशिश की है, जहाँ पे आपको हम लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, 100-150 के आसपास क्वेश्चन सॉल्व किए। इसके अलावा मैंने एडिशनल राइटिंग प्रैक्टिस का भी सेशन लिया था, खास करके उन बच्चों के लिए जो 2, 3, 4 मार्क पे लटक रहे हैं, राइट। अल्टीमेटली वी हैव प्रिपेयर्ड द बेस। अभी बेस बन चुका है, अब जो भी होगा वो सब आप उसके ऊपर कितना बिल्ड डाउन करोगे उसके ऊपर होगा, ठीक है। थोड़ा सा ये जो रिवीजन का सीरीज़ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, इसका बेसिक पर्पस समझ के लो। आपका कंटेंट का जो नॉलेज होना चाहिए ना, वो थोड़ा बहुत क्लियर होना चाहिए, आपने उसको पढ़ा हुआ रहना चाहिए। आप ऐसे बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं सिर्फ रिवीजन सीरीज़ को अच्छे से अटेंड करूंगा और इसके हिसाब से बेसिकली पेपर दे के आऊँगा। आप दे के आ भी सकते हो, बट शायद वो उतना रिजल्ट नहीं देगा जितना रिजल्ट आपको देना चाहिए। क्या हुआ? सर, उतना रिजल्ट बेसिकली नहीं देगा जितना आपको देना भी चाहिए। सो थोड़ा सा इसके लिए डिटेल स्टडी आज से भी चालू कर सकते हो आप, राइट। रही बात अपने इंस्टीट्यूट के मार्किंग स्कीम्स के हिसाब से, लगभग बेसिकली 5 to 10% का वेटेज दिया हुआ है अपने को इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। थोड़ा सा अगर मैं प्रीवियस ईयर के पेपर को एनालिसिस करके आपके साथ बात करता हूँ कि इट इज़ एक्सपेक्टेड कि डायरेक्ट क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आते हैं। उसमें से भी अगर थोड़ा सा मैं मेरा एनालिसिस और सामने रखता हूँ, जबकि हो सकता है ये अप टू द मार्क ना भी हो, बट कहीं ना कहीं इतना समझ के चलना कि इसके जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं वो डेफिनेशन से ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको बॉडी कॉर्पोरेट के बारे में पूछ लेंगे, आपको डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन पूछ लेंगे, आपको पार्टनर क्या है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन पूछ देंगे। इसके अलावा बेसिकली आपको सारे के सारे इनकॉर्पोरेशन के प्रोसेस से रिलेटेड भी ये लोग बात कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अपना माइंडसेट बना के रखना कि डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा है। हाँ, थोड़ा सा सिर्फ एक चीज़ अपने को ध्यान में रखना है, जो रिसेंट केस स्टडी हम लोगों ने सॉल्व किया था एलएलपी से रिलेटेड, अगर आपको याद है तो उसमें रेसिडेंशियल से रिलेटेड उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था, और वो क्वेश्चन मैंने आपके बेसिकली टेस्ट के अंदर भी इंक्लूड किया था। तो आना है पॉसिबिलिटी, लेकिन कहीं ना कहीं आप ज़्यादा जो अपना तैयारी है वो थियोरेटिकल क्वेश्चन की तरफ बना के चलो, ठीक है। अच्छा, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर के अंदर अगर मैं आपके साथ बात करता हूँ, ये चैप्टर जो है ना, ये आपका कंटेंट वाइज बहुत छोटा चैप्टर है। अगर ये रिवीजन खत्म होते ही आप इसको अगर 1 से 2 घंटा देते हो ना, ट्रस्ट में यू विल फिनिश इट ऑफ दिस चैप्टर, राइट। जितना हो सकता है मेरे रिवीजन के साथ साथ अगर इस चीज़ को 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बैठ के अगर आप इसको ख़त्म करेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। इसके साथ साथ अगर पॉसिबल है, जैसे ही मेरा रिवीजन ये खत्म होता है रिलेटेड टू दिस स्पेसिफिक चैप्टर, आपने क्या करना है, जो भी एलएलपी के क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए अभी तक के, इंक्लूडिंग जो आपके टेस्ट सीरीज के अंदर है, उसको भी अगर आप दोबारा से एक बार सॉल्व करते हो या लिख के देखते हो ना, तो आपके जो प्रिपरेशन है उसके ऊपर 4 चांद ये चीज़ लगा सकता है। उसके हिसाब से अपना माइंडसेट बना के चलो, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है, ये जो मैंने छोटा सा समरी नोट बनाया है, इसके अंदर मैंने क्या क्या कवर करने की कोशिश की है। ये एग्जॉस्टिव नहीं है, लेकिन समरी के पर्सपेक्टिव से अगर आप मेरे साथ बात करते हो तो डेफिनेटली ये जितना कंटेंट अपने को चाहिए वो सारा का सारा एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट इसके अंदर रेडी है, राइट। तो उसके हिसाब से हम लोग हमारा स्टेज स्टार्ट करते हैं। अच्छा, बेसिक से बेसिक लाइन से मैं शुरू करता हूँ आपके साथ। ये जो चैप्टर का नाम है वो बेसिकली बात करता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, राइट। अच्छा, एक्ट बनने का प्रोसेस क्या है ये हम लोग बहुत पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इससे रिलेटेड जो भी अपना कंटेंट है वो हम लोग चैप्टर नंबर 1 के अंदर ऑलरेडी देख चुके हैं, राइट। सो ये ना, इसको थोड़ा सा और इंटरप्रीट करने की कोशिश करते हैं तो ये बोलता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप से रिलेटेड कंटेंट हम लोगों ने पढ़ा है पहले, व्हाट इज पार्टनरशिप, इसके बारे में क्लैरिटी है अपने को। आपको याद है कौन सा सेक्शन बात करता है पार्टनरशिप से रिलेटेड? इट इज सेक्शन 4। सेक्शन 4 ऑफ व्हाट? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, राइट। यानी सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से अपने को इतना समझ में आता है कि पार्टनरशिप इज नथिंग बट दो लोग जब एक साथ आते हैं फॉर द पर्पस ऑफ डूइंग बिजनेस, एंड बिजनेस करने के पीछे का मेन मोटिव है प्रॉफिट कमाना, तो उसको आप पार्टनरशिप के कैटेगरी के अंदर डाल सकते हो, राइट।
हम लोगों ने ये भी चीज़ अंडरस्टैंड किया था कि क्या एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पार्टनरशिप या एलएलपी के फॉर्म में ऑपरेट कर सकता है क्या, इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। रादर द आंसर टू इट इज क्लियर कट नो। क्यों? आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि 3 या 4 दोस्त लोग हैं जो आपस में बेसिकली एलएलपी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं कोई चैरिटी काम करने के लिए। तो ये चीज़ अपने दिमाग में बिठा देना, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन का मेन पर्पस बिजनेस करना नहीं है और बिजनेस करके प्रॉफिट कमाना नहीं है, तो आप बेसिकली इसको एलएलपी के फॉर्म में रजिस्टर कर ही नहीं सकते हो। दिस इज अ क्लियर कट आंसर, ठीक है। ये अपने दिमाग में एक क्लियर कट डिस्टिंक्शन बना के रखो। अच्छा, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप यानी एलएलपी का जो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ये डेफिनेटली पार्टनरशिप के एक स्टेप ऊपर है लेकिन कंपनी के एक स्टेप नीचे है। इसके बारे में भी अपने को पूरा का पूरा अभी तक का क्लैरिटी आ चुका है, राइट। एलएलपी स्पेसिफिक कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग बात करते हैं। आपको याद है हम लोगों ने डिस्कस किया था ये एक्ट कब बेसिकली इसको ये किया गया था, लागू किया गया था? इट इज़ 2000। एक और चीज़ हम लोगों ने पढ़ी थी, क्या एक्ट अपने आप में कंप्लीट है क्या? चाहे आप कंपनीज एक्ट की मेरे साथ बात करो, चाहे आप एलएलपी की मेरे साथ बात करो, क्या एक्ट अपने आप में कंप्लीट है? या किसी भी चीज़ को, कोई भी प्रोविजन अगर अपने को इफेक्टिवली पढ़ना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है, तो एक्ट के साथ क्या पढ़ने की ज़रूरत है? हम लोगों ने पढ़ा है एक्ट के साथ क्या पढ़ने की ज़रूरत है। जजमेंट तो ठीक है, वो तो एक बात हो गई। इसके अलावा हम लोगों ने और बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी जब हम लोग लॉ के बारे में डिस्कस कर रहे थे। देखो ये रिवीजन है यार, इसमें अगर आप ऐसे ब्लैंक होकर बैठ जाओगे तो इट इज़ टोटली यूजलेस। क्या लगता है? हम लोगों ने देखा था एक्ट को अगर आपको समझना है तो एक्ट के साथ साथ आपको रूल्स को पढ़ना पड़ेगा, एंड रूल्स के साथ साथ बेसिकली आपको सारे के सारे नोटिफिकेशंस को पढ़ना पड़ेगा। नोटिफिकेशंस के साथ साथ बेसिकली आपको सारे के सारे सर्कुलर्स को पढ़ना पड़ेगा। सर्कुलर्स के साथ साथ बेसिकली जो भी हमारे जजमेंट्स वगैरह आते हैं उन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको अपडेट्स यहीं से मिलती रहती है, राइट। अच्छा, एक और चीज़ बेसिकली मेरे को आपके तरफ से जानना है, ये जो एलएलपी एक्ट है, ये एक्ट बनाने का काम कौन करता है? हु मेक्स द लॉ इन इंडिया? आपको याद है हम लोगों ने 3 विंग्स के बारे में डिस्कस किया था। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 3 सेपरेट विंग्स है जो हमारे भारत के 3 पिलर्स है। विच इज पिलर नंबर 1? लेजिस्लेटिव विंग। विच इज पिलर नंबर 2? एग्जीक्यूटिव विंग। विच इज पिलर नंबर 3? जुडिशियल विंग। सो जहाँ तक लेजिस्लेटिव विंग की आपके साथ मैं बात करता हूँ, लेजिस्लेटिव विंग के अंदर कौन सी चीज़ें हैं? वी आर हैविंग पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अंदर क्या क्या है? वी आर हैविंग लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट का एक्सेंट यानी अप्रूवल अपने को लेना पड़ेगा। व्हाट इज नंबर 2? जो भी आपने लॉ बनाया है उसको कोई ना कोई तो एग्जीक्यूशन वाला अथॉरिटी होनी चाहिए, इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी होनी चाहिए। एलएलपी एक्ट से रिलेटेड कौन है इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी? हम लोगों ने इसके बारे में भी डिस्कस किया हुआ है आपसे। तो ये जो एक्ट है इसके बारे में तो आपने मेरे को बहुत अच्छी तरीके से बता दिया कि हमारे भारत के पार्लियामेंट ने पूरा का पूरा इनिशिएटिव लेके क्या किया है, इसको बात आगे बढ़ाया है। लेकिन इस एक्ट को ओवरसी कौन करता है? इस एक्ट को इम्प्लीमेंट कौन करता है? कौन सी अथॉरिटी है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, राइट। अच्छा, एक और चीज़ हम लोगों ने समझा था, क्या मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स डायरेक्टली डील करता है क्या अपने साथ, या मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के जरिए? इसके नीचे कौन आता है? रीजनल डायरेक्टर। रीजनल डायरेक्टर के नीचे कौन आता है? अलग अलग आरओसी है। तो जबकि मैं आपके साथ एलएलपी की बात करता हूँ या कोई भी कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूँ, तो हमारी कमियां निकालने का काम, हमारी मिस्टेक्स निकालने का काम, हमको रजिस्ट्रेशन देने का काम, और हम जिसको अपडेट देते हैं वो और कोई नहीं बल्कि रजिस्टर ऑफ कंपनीज होती है। और हर एक स्टेट के लिए बेसिकली आरओसी का एस्टैब्लिशमेंट एमसीए ने किया हुआ है। डिस्कस किया है अपन ने ये सारी की सारी चीज़ें, राइट। चलो एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। ये जो थोड़ा सा अगर आप एक और चीज़ हम लोगों ने डिस्कस किया था, याद है आपको कि जब कभी हम लोग किसी लॉ को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहला तो बेसिकली उसका अपने को सेक्शन 1 के अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये लॉ किसको एप्लीकेबल होता है एंड ये लॉ कहाँ एप्लीकेबल होता है। बिकॉज अगर मेरे को पूरे लॉ का नॉलेज है लेकिन जिसको मेरे को अप्लाई करना है बेसिकली वो उसी को अगर एप्लीकेबल नहीं होता है तो मेरा पूरा का पूरा पढ़ने का पर्पस यहाँ पे डिफीट होता है। तो यहाँ पे ये लॉ किसको एप्लीकेबल होता है, तो इन्होंने यहाँ पे क्लियर कट अपने को बताया कि ये जो लॉ है ये पूरे भारत के अंदर एप्लीकेबल होता है। पूरे भारत के अंदर एप्लीकेबल होने का मतलब क्या है कि आपकी जो एलएलपी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो महाराष्ट्र में है तो भी आपको ये लॉ ट्रिगर होगा। आपका एलएलपी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर केरला में है, अगर सिक्किम में है, कहीं पे भी है, तो आपको बेसिकली एलएलपी एक्ट यहाँ पे ट्रिगर हो जाएगा एंड एलएलपी एक्ट के हिसाब से प्रोविजंस फॉलो करके आप एक एक स्टेप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्लियर है। ये जो थोड़ा सा चार्ट है, ये चार्ट अपने को क्या समझाने की कोशिश कर रहा है एक बार देखो तो यार। सबसे पहले ये बोल रहा है कंपनी प्लस पार्टनरशिप इज इक्वल्स टू एलएलपी।
कंपनी और एलएलपी के अंदर डिस्टिंक्शन बिटवीन करने आएगा क्या आपने को? एक बार बता पाओगे पार्टनरशिप और कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले अगर मैं आपके साथ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूं तो ये क्या बोलता है कि आपकी जो लायबिलिटी होगी वो क्या होगी? लिमिटेड होगी। अच्छा, वहीं पे अगर मैं पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूं तो लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड है। तो कहना से लिमिटेड लायबिलिटी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमको कंपनी देता है, लेकिन कंपनी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है। ट्रांसपेरेंसी रखने का पीछे का बेसिक पर्पस क्या है कि आपको सारे के सारे टाइमली डिस्क्लोजर देने पड़ते हैं। आपके यहाँ पे हर एक चीज़ आरओसी को अपडेट जानी चाहिए, और अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है तो एक एक इवेंट का डिटेल्स आपको बेसिकली बीएसई और एनएसई को देना पड़ेगा। लेकिन वहीं पे अगर मैं आपके साथ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूं तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है कि कॉन्फिडेंशियलिटी बनी रहती है। आप अपने हिसाब से अपने बिजनेस को मैनेज कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। एक एग्रीमेंट बनाओ और उस एग्रीमेंट के हिसाब से आप अपने सारे के सारे पार्टनर्स के म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज उसके अंदर लिख के चीज़ों को आगे लेके जा सकते हो। अब कंपनी की तरफ अगर हम लोग जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। अगर पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा लीनियंट है। तो कहीं ना कहीं हमको एक बीच का रास्ता निकलना था, एंड ये जो बीच का रास्ता है दिस इज़ नथिंग बट दिस इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ एलएलपी। ये चीज़ अपने एक दिमाग में बिठा के चलो। एलएलपी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हाइब्रिड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी बोला जाता है। इसका भी आपको एग्जाम में एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि एलएलपी इज अ हाइब्रिड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हाइब्रिड का मतलब यहाँ पे होता है मिक्सचर। मिक्सचर का मतलब क्या होता है कि थोड़े फीचर्स आपके कंपनी के इसके अंदर है और थोड़े गुण बेसिकली आपके पार्टनरशिप लॉ के इसके अंदर है। दोनों को मिला के एक ऐसा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है जो आपको सेपरेट लीगल एंटिटी तो कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से देगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने बिजनेस को मैनेज करने का जो भी चीज़ें हैं आप एक एग्रीमेंट के फॉर्म में कर सकते हो जो पार्टनरशिप अपने को इस चीज़ के बारे में बताता है। समझ रहा है कि अपन क्या डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं? तो पार्टनरशिप के कंपैरिजन में अगर मैं आपके साथ बात करता हूं तो एलएलपी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक स्टेप ऊपर है, लेकिन कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के कंपेयर में अगर मैं एलएलपी को देखता हूं तो एक स्टेप नीचे है। ये एक अपने दिमाग में बिठा दीजिए ये चीज़, ठीक है? ये देखिए इस तरीके से सारी की सारी चीज़ उन्होंने यहाँ पे भी बता के रखा है कि एलएलपी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो सारे के सारे लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी के बेनिफिट्स भी आपको देगा और पार्टनरशिप के फ्लेक्सिबिलिटी भी देगा। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी? व्हाट इज फ्लेक्सिबिलिटी? हाँ, डिसीजन जल्दी से जल्दी हो सकता है। ओके, और क्या है? सॉरी, डिसोल्यूशन जल्दी हो सकता है, यानी कहना है फॉर्मेशन भी आपका फटाफट होगा एंड डिसोल्यूशन भी फटाफट होगा। आपने अकाउंट्स के अंदर पढ़ा है रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, जहां पे आपने एडमिशन से रिलेटेड चीज़ें पढ़ी होगी, आपने रिटायरमेंट से रिलेटेड चीज़ें पढ़ी होगी, आपने इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड चीज़ें पढ़ी होगी। कहना से कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रोसेस है वो कंपैरेटिवली थोड़ा डिफिकल्ट है, कंपैरेटिवली उसके लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है। लेकिन जब मैं आपके साथ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूँ ना, यहाँ पे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स्ड मैनर में है। तो कहीं ना कहीं रिलैक्स्ड मैनर वाली चीज़ें जो भी होती है ना वो पार्टनरशिप अग्रीमेंट है, एंड वो पार्टनरशिप अग्रीमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो एलएलपी में कैरी ऑन किया गया है। सर मतलब पार्टनरशिप में एग्रीमेंट की ज़रूरत है? एब्सोल्युटली यस। उसी तरीके से क्या एलएलपी में एग्रीमेंट की ज़रूरत है? हाँ, क्योंकि एलएलपी का एग्रीमेंट जो होता है वो एक लौता ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, पार्टनर्स के म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज का रेफरेंस दे सकते हो। इसके साथ साथ बाकी सारे पार्टनर्स और एलएलपी का आपस में क्या संबंध है उसके बारे में आप सारी डिटेल्स रख सकते हो। आपको याद है हम लोगों ने 2 चार्टर डॉक्यूमेंट्स के बारे में पढ़ा था कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। कौन से 2 डॉक्यूमेंट्स हैं? वन इज एमओए एंड अनदर इज एओए। एमओए स्टैंड्स फॉर बेसिकली मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एओए स्टैंड्स फॉर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो एमओए के अंदर वो जो 5 क्लॉजेस है, याद है, सब्सक्रिप्शन को छोड़ के ये सारी की सारी चीज़ें एप्लीकेबल होती है। एंड इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन से रिलेटेड हमारे पास दूसरा डॉक्यूमेंट है जिसको एओए के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब मैं आपके साथ एलएलपी की बात करता हूँ ना, एक लौता डॉक्यूमेंट है जो इनका सारे की सारी चीज़ें कवर करता है, दैट इज एलएलपी अग्रीमेंट। कौन सा डॉक्यूमेंट है वो? एलएलपी अग्रीमेंट। एलएलपी एग्रीमेंट नहीं तो आप आगे कुछ कर ही नहीं सकते हो। ये एक चीज़ अपने दिमाग के अंदर बिठा दो, ठीक है? एक स्टेप और आगे जाते हैं। एप्लीकेबिलिटी के बारे में तो हम लोगों ने देख लिया कि बेसिकली ये जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट है ये किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, बट ऑब्वियस है कि एलएलपी के लिए एप्लीकेबल होगा। सर मेरा कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, क्या एलएलपी एक्ट एप्लीकेबल होगा? एब्सोल्युटली नॉट। सर मेरा सोल प्रोप्राइटर है, एब्सोल्युटली नॉट। सर मेरा पार्टनरशिप है, एब्सोल्युटली नॉट। सो कहीं ना कहीं ये जो एक्ट है ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बनाया गया है? एलएलपी के लिए बनाया गया है। तो जब एलएलपी के लिए सेपरेट लॉ है, क्या हम लोग पार्टनरशिप लॉ को एलएलपी के केस में अप्लाई कर सकते हैं क्या? नहीं।
सीधी सीधी बात है। तो यहाँ पे ये नॉन एप्लीकेबिलिटी के अंदर अपने को क्लियर कट स्टेटमेंट दे रहे हैं कि आपका जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है ना, ये एलएलपी को किसी भी हालत में अप्लाई नहीं होगा। एंड शाल वर्ड यूज किया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शाल? देयर इज नो सेकंड ऑप्शन, जितना बोला है उतना आपको करना चाहिए। शाल मीन्स इट मीन्स कंपलसरी, राइट? इसके अलावा और कोई चारा ही नहीं है। सो एलएलपी को गवर्न करने वाला कौन सा लॉ है? एक मात्र एलएलपी एक्ट है। इसके साथ साथ अगर मैं आपके साथ यहाँ पे बात करता हूँ तो जो भी एलएलपी के रूल्स होंगे, नोटिफिकेशंस होंगे, सर्कुलर होंगे, ये सारी की सारी चीज़ें अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको ट्रिगर हो जाएगी। एनी डाउट, एनी क्वेरी टिल हियर? कॉन्सेप्ट के अंदर क्लैरिटी है क्या? चलो अब हम लोग क्या करते हैं ना, सबसे पहले इसके एक एक डेफिनेशंस वाले पार्ट को उठा के समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा अगर आप हेडिंग के पर्सपेक्टिव से देखेंगे ना, तो यहाँ पे मैंने की डेफिनेशंस लिखा हुआ है, क्योंकि अगर मैं आपके साथ एलएलपी की बात करता हूँ, हमारा जो डिटेल्ड वर्जन ऑफ नोट्स है उसके अंदर हम लोगों ने काफ़ी डेफिनेशंस के बारे में चर्चा की है। उसके अंदर हम लोगों ने पार्टनर्स के बारे में डिस्कस किया है, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के बारे में डिस्कस किया है, बॉडी कॉर्पोरेट के बारे में डिस्कस किया है, फाइनेंशियल ईयर के बारे में डिस्कस किया है, और भी सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है। लेकिन क्योंकि हम लोग यहाँ पे रिविजन पर्सपेक्टिव से चीज़ें देख रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे की डेफिनेशन देख रहे हैं। एंड ट्रस्ट में, जो भी डेफिनेशन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं उनका एग्जाम में आने का पॉसिबिलिटी है व्हेन इट कम्स टू एलएलपी एक्ट। ये एक चीज़ अपने दिमाग के अंदर बिठा के चलो, राइट? सबसे पहले डेफिनेशन यहाँ पे अपने साथ ये लोग बात कर रहे हैं बॉडी कॉर्पोरेट की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट? आपने पढ़ा है इसके बारे में? बहुत अच्छे से पढ़ा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट? ये चीज़ आपने कंपनीज एक्ट के अंदर भी देखा हुआ है, बॉडी कॉर्पोरेट वर्ड यूज होता है। मैं बताता हूँ आपको कहाँ ये आपने पढ़ा होगा। आपको याद है हम लोगों ने होल्डिंग एंड सब्सिडियरी के बारे में चीज़ें पढ़ी थी, सेक्शन 2 सब सेक्शन 87 और बाकी सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा था। होल्डिंग, सब्सिडियरी, एसोसिएट क्या होता है, तो वहाँ पे काफ़ी एक दो जगह पे हम लोगों ने बॉडी कॉर्पोरेट का भी रेफरेंस देखा था। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट? एंड ये चीज़ को डिफाइन करने की क्या ज़रूरत पड़ गई? देखो एक चीज़ ना मैं आपको थोड़ा सा खुल के बता रहा हूँ। हमारे भारत के अंदर करंट जो हालत है वो बेसिकली स्टार्टअप्स की है, राइट? करंट जो सीजन है वो स्टार्टअप्स का है, जहाँ पे मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जैसे पॉलिसीज़ को हम लोग बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं, इनोवेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब समझना, जितने भी फॉरेन ब्रांड्स हैं, जितने भी फॉरेन एंटिटीज़ है, हम लोग उनको क्या बोल रहे हैं कि यू कम इन इंडिया, हम लोग आपको कैपिटल के फॉर्म में आपको मदद करने के लिए तैयार है, आप लोगों के लिए लॉ को रिलैक्स करने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट करके एक कानून है जो बेसिकली फॉरेक्स से रिलेटेड एप्लीकेबल होता है, वो भी चीज़ यहाँ पे एप्लीकेबल होगी। तो जब मैं आपके साथ यहाँ पे एलएलपी की बात करता हूँ, आपको याद है कंपनीज एक्ट के अंदर कंपनी का डेफिनेशन कितना मस्त था? कंपनी मीन्स अ कंपनी। एलएलपी को भी इसमें कोई छुटकारा नहीं है। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ एलएलपी मीन्स अ एलएलपी बोल दूंगा ना, तो प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि सिर्फ भारत के एलएलपी के सिवा और ये एलएलपी एक्ट किसी को भी एप्लीकेबल नहीं कर सकते। इन्होंने स्पेसिफिकली एलएलपी एक्ट के अंदर सेक्शन 2 के अंदर बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन इसके लिए डाला है क्योंकि इनका इंटेंशन है कि एलएलपी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अलावा भी बाकी सारे फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग ये लॉ एप्लीकेबल कर सकें। एक ये चीज़ अपने दिमाग में बिठा के चलना। सर इसका एक एग्जाम्पल बताओ, समझना मेरी बात ध्यान से। ये देखो, अभी टिपिकली बात करते हैं, मान के चलते हैं एक एलएलपी है जो कि बेसिकली हमारे इंडिया के अंदर फॉर्म हुई है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि हमारा जो 2008 वाला एक्ट है वो इसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन अगर मान के चलो कोई एलएलपी है जो बेसिकली यूएसए के अंदर रजिस्टर हुई है लेकिन बिजनेस करने के लिए वो हमारे भारत के अंदर आई हुई है, तो क्या उसको हम लोग ये लॉ एप्लीकेबल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अप्लाई और माइंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अगर आप हाँ बोल रहे हो तो इसके पीछे कुछ तो लीगल बैकिंग होना चाहिए, क्योंकि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट किसकी बात करता है? सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की। नाउ व्हाट इज एलएलपी? एलएलपी इज अ एलएलपी व्हिच इज रजिस्टर्ड इन अंडर दिस एक्ट। तो कहने से इंडियन एलएलपी के अलावा ये एक्ट हम लोग किसी के ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं कर पा रहे थे। इसके लिए क्लियर कट उन्होंने बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन डाला है, यानी इंडियन एलएलपी तो इंडियन एक्ट के तहत गवर्न हो, लेकिन फॉरेन एलएलपी भी अगर भारत के अंदर आके बिजनेस कर रही है ना, तो उसके लिए भी कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस होनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने स्पेसिफिकली ये डेफिनेशंस अपने को सामने ला के दिया है ताकि बाकी एंटिटीज़ को भी हम लोग बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन के अंदर कवर कर सके। एंड जहाँ पे भी एक्ट के अंदर बॉडी कॉर्पोरेट यूज़ हुआ है वहाँ पे हम लोग फॉरेन एंटिटीज़ को भी इस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेके उनको भी कंप्लायंस करने के लिए बोल सके। इन शॉर्ट रेगुलेशन उनके ऊपर भी एप्लीकेबल होना चाहिए, कोई नहीं छूटना चाहिए। समझ में आ रहा है मैं आपके साथ क्या बात करता हूँ?
एलएलपी के डेफिनेशन को अगर थोड़ा सा आप एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले चीज देखो ये लोग क्या बता रहे हैं, इट मीन्स अ कंपनी। सर आप एलएलपी एक्ट पढ़ा रहे हो, यहाँ पे डेफिनेशन के अंदर कंपनी है। आपको याद है हम लोगों ने देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेफिनेशंस के बारे में चीजें डिस्कस की थी। एक होता है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्टली आपके साथ बात करता है, मीन्स। दूसरा हम लोगों ने बात किया था एक इंक्लूसिव डेफिनेशन होता है। इंक्लूसिव का मतलब क्या है कि जो चीज़ें हैं वो तो है लेकिन इसके अंदर और भी चीज़ें इंक्लूडेड है। एक हम लोगों ने एक्सक्लूसिव डेफिनेशन के बारे में बात की थी जहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ वो तो है लेकिन उसमें से कुछ चीज़ों को हम लोग एक्सक्लूड कर रहे हैं। सो बॉडी कॉर्पोरेट का एक ऐसा डेफिनेशन है जो हमारे साथ मीन्स में भी बात करता है, जो इंक्लूसिव में भी बात करता है और जो एक्सक्लूसिव में भी बात करता है। यानी इस डेफिनेशन के अंदर 3 एस्पेक्ट है। पहले तो ये अपने को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन के अंदर क्या क्या आता है। दूसरे एस्पेक्ट में अपने को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन में क्या नहीं आता है। तीसरा ये लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन के अंदर हम लोग किस किस को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो ये लोग क्या बता रहे हैं, बॉडी कॉर्पोरेट इट मीन्स अ कंपनी। अच्छा, विच कंपनी, जिसको बेसिकली कंपनीज एक्ट के अंदर डिफाइन किया हुआ है। यहाँ पे सेकेंड, ये फर्स्ट सिनेरियो हो गया। सेकेंड सिनेरियो के अंदर ये लोग हमारे इंक्लूसिव बात कर रहे हैं एंड थर्ड सिनेरियो में ये हमारे साथ एक्सक्लूसिव की बात कर रहे हैं। सो जब मैं आपके साथ इंक्लूड्स की बात कर रहा हूँ, हर एक कंपनी, हर एक एलएलपी जो बेसिकली इस एक्ट के तहत फॉर्म की गई है ना, उसको बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन के अंदर डाला है। सर मतलब आप ऐसा बोलना चाहते हो कि हम लोगों ने जो होल्डिंग, सब्सिडियरी, एसोसिएट के डेफिनेशन पढ़ा है उसको हम लोग यहाँ पे एलएलपी एक्ट के साथ इंटरकनेक्ट कर सकते हैं क्या? आपने देखा होगा एक ट्रेन के अंदर ना मल्टीपल कोचेस होते हैं, एसी का भी कोच होता है, स्लीपर का भी कोच होता है और उसको मोस्टली कनेक्ट किया जाता है पेंट्री कार के जरिए। आपने देखा है कभी ट्रेन में ट्रैवल करते समय एसी के कोच अलग होते हैं, स्लीपर के कोच अलग होते हैं, बीच में बेसिकली एक पेंट्री कार होता है। तो ये बॉडी कॉर्पोरेट इज नथिंग बट इट इज़ अ पेंट्री कार जो बेसिकली आपके कंपनीज एक्ट और एलएलपी को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है ताकि कोई भी पर्सन हमारे से यहाँ पे छूटना नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है अपन क्या बात करने की कोशिश कर रहे हैं? ठीक है, इसके अंदर अगर आप इंडियन एलएलपी की मेरे साथ बात कर रहे हो रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट तो वो इसके अंदर कवर अप हो जाएगा। इसके अलावा ये लोग क्या बोल रहे हैं, अगर ऐसी कोई एलएलपी है जो भारत के बाहर रजिस्टर हुई है, इनकॉर्पोरेट हुई है, फॉर्म हुई है, उसको भी बेसिकली एलएलपी एक्ट के अंदर बॉडी कॉर्पोरेट के नाम से जाना जाता है। सर मतलब हम लोग यहाँ पे फॉरेन एलएलपी के ऊपर भी अपना जज्बा लगाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? एब्सोल्युटली यस। भारत में आ रहे हो, भारत में बिजनेस कर रहे हो, भारत का लॉ आपको फॉलो करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट द लॉ इज ट्राइंग टू से। समझ में आ रहा है अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं? तीसरी चीज देखो ये लोग क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। इसका एग्जांपल आप क्या ले सकते हो? अमेजोन के नाम से ले सकते हो उसको। क्या अमेजोन इंडियन बेस्ड है कि फॉरेन बेस्ड है? इट्स अ फॉरेन बेस्ड। माइक्रोसॉफ्ट की मैं आपके साथ बात कर सकता हूँ, इंडियन बेस्ड है कि फॉरेन बेस्ड है? फॉरेन बेस्ड है। टेस्ला की मैं आपके साथ बात कर सकता हूँ, इंडियन बेस्ड है कि फॉरेन बेस्ड है? फॉरेन बेस्ड है। तो ये सारे के सारे कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर भारत में आके बिजनेस कर रहे हैं तो उसको बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन के अंदर कवर किया है। जहां कहीं पे भी बॉडी कॉर्पोरेट वर्ड यूज होगा उसको वो कंप्लायंस करना पड़ेगा। देयर इज नो अदर ऑप्शन। सर सुनो ना, ये थोड़ा सा बहुत थ्योरी हो गया, इसको शॉर्ट में बताओ। इन शॉर्ट, बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर पहला जिसको इंक्लूड किया है दैट इज कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। विच कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? विच इज रजिस्टर्ड इन इंडिया। ठीक है। सेकेंड जिसको इंक्लूड किया है वो कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इज रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया। तीसरा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो एलएलपी विच इज रजिस्टर्ड इन इंडिया। चौथा वो एलएलपी विच इज रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया। सर मतलब कंपनी इंडियन हो के फॉरेन बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर है, एलएलपी इंडियन हो कि फॉरेन बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर है? एब्सोल्युटली यस। ये अपने दिमाग में एक शॉर्टकट बिठा के चलो ताकि जब कभी आपको एग्जाम में केस सिनेरियो भी अगर कुछ आता है तो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि ये बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर आएगा कि नहीं आएगा। समझ रहे क्या अपन क्या डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं? अब किसको किसको इंक्लूड नहीं किया है इन्होंने उसके बारे में समझ के चलो। सबसे पहले तो बेसिकली ये लोग कॉर्पोरेशन सोल की बात कर रहे हैं। दूसरा ये लोग हमारे साथ कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात कर रहे हैं। व्हाट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी? व्हाट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी? हाँ, एनपीओ, हाउसिंग सोसाइटीज। ओके, और कौन से कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है? 12th स्टैंडर्ड या 11th स्टैंडर्ड के अंदर ओसीएम के अंदर आप लोगों ने ये चीज़ें पढ़ी है कि देयर आर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी? पहले ये बता दो, टाइप्स तो छोड़ दो, टाइप्स की तो बाद में मैं आपके साथ बात करूंगा बिकॉज जो आप चीज़ पढ़ रहे हो उसका क्लैरिटी नहीं है तो हाउ विल वी अंडरस्टैंड कि वेदर दिस इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी और क्या होता है सर कोऑपरेटिव सोसाइटी? रिवीजन करने आए हो? व्हाट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी? कदम साहब आप तो बता लोगे। उनका मेन मोटिव
ओके, सो अगर मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है तो वो एलएलपी फॉर्म कर सकता है कि नहीं कर सकता? तो अगर एलएलपी नहीं फॉर्म कर सकता है तो उसको इंक्लूड कर सकते कि नहीं कर सकते? तो इन लोगों ने क्या किया है? नहीं किया है, तो लॉजिकली लिंक बैठ रहा है आपका। ठीक है, और कॉन्सेप्ट को समझा सकते हो क्या? व्हाट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी? आपको याद रहेगा हम लोगों ने डिस्कस किया था, जब फार्मर्स लोग सब मिलके अपना एक ग्रुप बनाते हैं, वॉलंटरी एसोसिएशन बनाते हैं। दूध वाले का भी हम लोगों ने एग्जांपल दिया था, जब ये लोग साथ में मिलकर अपना एक एसोसिएशन बनाते हैं म्यूचुअल बेनिफिट के लिए। तो अगर आपकी कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के फॉर्म में रजिस्टर्ड है, वॉलंटरी एसोसिएशन रजिस्टर्ड है, तो आपको भी इस डेफिनेशन से उन्होंने एक्सक्लूड किया है। तीसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको भी चाहे उसको क्या कर सकती है, इस बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन में से निकाल के उनके ऊपर का लॉ का कंप्लायंस का बर्डन हटा सकती है। समझ में आ रहा है कि अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं, क्यों डिस्कस कर रहे हैं, या क्यों बैठे हैं? चलो, बॉडी कॉर्पोरेट के सेक्शन, कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी। ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है जो एलएलपी एक्ट के अंदर देखा गया है। अगर आप मॉडल टेस्ट पेपर को रेफर करते हो तो मॉडल टेस्ट पेपर के अंदर बेसिकली 6 मार्क के आसपास ये तीनों डेफिनेशंस पूछे हुए हैं। जो डेफिनेशंस अपन एक एक करके समझे हैं उसमें से पहले डेफिनेशन को अपन ने पूरा क्लैरिटी कर दिया। रिवाइज कराओगे क्या? क्या क्या आता है बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन में? कितने पार्ट्स है बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन के अंदर? 3। पार्ट ए किसकी बात करता है? मीन्स की। पार्ट बी किसकी बात करता है? इंक्लूड्स की। पार्ट सी किसकी बात करता है? एक्सक्लूड्स की। तो किसको मीन्स के अंदर कौन आता है? कंपनी। कौन सी कंपनी? जो कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है। अच्छा, कंपनी लॉ के तहत कौन से सेक्शन के अंदर कंपनी डिफाइन किया है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 20। उसका रेफरेंस यहाँ पे भी दिया हुआ है। अच्छा, किसको किसको इंक्लूड किया है? नंबर 1 LLP। विच LLP? जो इस लॉ के तहत फॉर्म की गई है। नंबर 2 LLP। विच LLP? जो फॉरेन लॉ के तहत रजिस्टर की गई है। कहाँ पे रजिस्टर की होगी? फॉरेन कंट्री में, राइट। अच्छा, विच फॉरेन कंट्री? उसका कुछ रेफरेंस देना है क्या? नहीं सर, ब्राजील में है, इंडिया में आ रही है तो भी ले सकते हैं, यस। यूएस में है, इंडिया में आ रही है तो भी ले सकते हैं, यस। यूके में है तो भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन का यहाँ पे बात नहीं है। व्हाट इज नंबर 3? हर वो कंपनी जो फॉरेन में रजिस्टर्ड है लेकिन अगर मान के चलो उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में आता है तो हम लोग उसको भी कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, किसको किसको इन्होंने एक्सक्लूड किया है? नंबर 1 कॉर्पोरेशन सोल। व्हाट इज सोल? नंबर 2 कोऑपरेटिव सोसाइटी। इंक्लूड की एक्सक्लूडेड है? व्हाट इज द लॉजिक? कोऑपरेटिव सोसाइटी को हमारे भारत के अंदर 2 तरीके के लॉ गवर्न करते हैं। एक होता है बेसिकली जो सेंट्रल लेवल का है, जो कि इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट है 1912। दूसरा होता है कि हर एक स्टेट स्पेसिफिक अगर चाहे तो अपने स्टेट्स में रजिस्टर करने को रेगुलेट करने के लिए स्टेट स्पेसिफिक लॉ बना सकता है, जिस तरीके से पार्टनरशिप लॉ है। तो उनके लिए जब स्पेसिफिकली दो लॉ अलग से बनाया हुआ है, उनका पर्पस बहुत क्लियर कट डिफाइंड है, तो अननेसेसरी हम लोग उसको यहाँ पे ड्रैग करने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा, 12th प्लस CA इट इज़ अंडरस्टैंडेबल, लेकिन 11th के साथ साथ 12th के साथ साथ CA भी कराओगे तो बच्चे को थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। मतलब एक बच्चा जो 11th स्टैंडर्ड के अंदर आया है उसको आप 11th का भी एजुकेशन दे रहे हो, उसको आप 12th का भी एजुकेशन दे रहे हो, उसको आप CA का भी एजुकेशन दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं इतना सा मेंदू और इतना सा कंटेंट हो जाएगा तो इट इज़ कॉजिंग अ लॉट ऑफ ट्रबल, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके लिए उनको क्या किया है? एक्सक्लूड किया है। आप रिविजन के लेक्चर में मत बैठो। ठीक है। सेकेंड बेसिकली जो हम लोग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की बात करेंगे दैट इज स्मॉल LLP। व्हाट इज द मीनिंग स्मॉल LLP मीन्स? आपको याद है हम लोगों ने कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी एक स्मॉल कंपनी देखी थी। क्यों इसको स्पेसिफिकली डिफाइन किया हुआ है? ताकि थोड़ा सा रिलैक्सेशन देना है। आप मेरे को थोड़ा सा लॉजिकल पर्सपेक्टिव से बात करो, चाहे मैं इंडियन बिजनेसमैन हूँ या फॉरेन बिजनेसमैन हूँ, मैं आपके भारत के अंदर आके क्या कर रहा हूँ? बिजनेस कर रहा हूँ, और बिजनेस करने के लिए मेरे को पूरा स्टेट ऑफ माइंड स्टेबल चाहिए। अगर एक बिजनेस करने के लिए इतने सारे लॉ के ऊपर मैं फॉलो करने के ऊपर अपना टाइम गवा दूंगा तो सॉरी बट मैं मेरे बिजनेस के ऊपर कब फोकस कर पाऊंगा? एंड अगर इनिशियल कुछ ईयर्स में मैंने अपने बिजनेस के अंदर अगर अच्छे से फोकस नहीं किया ना, ट्रस्ट मी, मेरा बिजनेस फेलियर के रास्ते पे जाएगा। अगर बिजनेस फेलियर के रास्ते पे जाएगा ना तो प्रॉफिट बनेगा, और जब प्रॉफिट नहीं बनेगा तो बेसिकली सरकार को कोई टैक्स भी नहीं मिलेगा। दूसरा, अगर मेरा बिजनेस ग्रो नहीं होगा ना, सॉरी टू से बट कोई एम्प्लॉयमेंट भी भारत के अंदर जनरेट नहीं होगा। इसके लिए हमारे भारत के लॉ क्या करते हैं, चाहे वो LLP एक्ट हो, चाहे वो कंपनीज एक्ट हो, ये लोग क्या बोलते हैं, शुरू के कुछ ईयर्स जो होते हैं ना बिजनेस को, उनको खुला छोड़ देना चाहिए।
आप देखो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनको घर पे बेसिकली हमारे घर पे कोई कजन होगा, रियल ब्रदर सिस्टर होगा ना, उसको खुला छोड़ देते, जा घूम जिधर घूमना है। हाँ, एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया के बाद ना उसको फिर बराबर क्या रखते हैं, बैरिकेड लगा के रखते हैं कि सीढ़ी से नीचे मत चला जाना, हवा में उड़ेगा तो बहुत ऊपर उड़ेगा, नीचे गिरेगा तो बहुत नीचे गिरेगा, एक रेडियस के अंदर उसको खुला छोड़ते हैं। दिस इज व्हाट द लॉ इज ट्राइंग टू डू। स्मॉल एलएलपी उन्होंने स्पेसिफिकली डिफाइन किया है, क्यों? क्योंकि सरकार चाहती है कि आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिजनेस को दो, ना कि लॉ फॉलो करने में दो, क्योंकि अगर आप ज़्यादा वक्त बिजनेस को दोगे तो बिजनेस प्रॉफिटेबल भी होगा, बिजनेस ग्रो भी होगा, आपका भी फायदा है, हमारा भी फायदा है, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी, सारा का सारा विन विन सिचुएशन होगा। देयर इज़ वन कंपनी, मैंने कल परसों न्यूज़ में देखा था, आई डोंट नो व्हाई आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट द नेम। उस कंपनी ने क्लियर कट एक स्टैंड दिया है भारत के अंदर कि आई थॉट इंडियंस विल बी गिविंग अस ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस, लेकिन इट हैज़ बीन सिंस लास्ट 6 months वी आर ट्राइंग टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी, रजिस्टर अ ट्रेडमार्क, बट वी आर नॉट येट एबल टू स्टार्ट द बिजनेस। एंड उन्होंने इंडिया के साथ साथ यूएस को भी चुना था बिजनेस करने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया में उनका बिजनेस स्टार्ट ही नहीं हुआ, एंड यूएसए के अंदर बेसिकली उनके बिजनेस को ऑपरेटिव लाने के लिए 5 से 6 महीने हो भी चुके हैं। आप मेरे को बताओ, जो फॉरेनर अपने भारत के अंदर पैसा लेके आ रहा है, हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की कोशिश कर रहा है, हमारा जीडीपी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, अगर उनको लॉ के कॉम्प्लिकेशंस में फंस के बिजनेस चालू करने का चांस ही नहीं मिला है, तो क्या हमारे भारत का पर्पस फुलफिल होगा कि नहीं होगा? वी आर अ डेवलपिंग नेशन। जितना जल्दी हो सकता है अपने भारत के बिजनेस को अपने को क्या करना है, तुरंत ऑपरेटिव पे लाना है, क्योंकि तवे पे बैठे हुए सबके सब लोग, ठीक है, स्टार्टअप के। सो ये जो स्मॉल कंपनी, स्मॉल लिमिटेड लाइबिलिटी का डेफिनेशन है ना, इसके अंदर भी बेसिकली इन्होंने 2 पार्ट अपने को बताया है। पहला पार्ट है, पहला लिमिट है बेसिकली कंट्रीब्यूशन का, सेकेंड यहाँ पे लिमिट है टर्नओवर का। व्हाट इज कंट्रीब्यूशन? कैपिटल। व्हाट इज कैपिटल? हम लोगों ने डिस्कस किया है, जो भी पैसा आप अपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो उसको कैपिटल के नाम से जाना जाता है। अच्छा, कैपिटल कितनी तरीके की है? 2। One, we are having own source of funds. Second, we are having borrowed source of funds. Own source of funds, can I say, अगर मैं कंपनी के परस्पेक्टिव से देखता हूँ तो वहाँ पे बहुत क्लियर कट डेफिनेशन दिया हुआ है, इक्विटी अलग है, प्रेफरेंस अलग है। बोरोड की अगर मैं आपके साथ बात करता हूँ, वहाँ पे क्लियर कट डेफिनेशन दिया हुआ है कि डिबेंचर्स अलग है, डिपॉजिट्स अलग है, बैंक लोन अलग है, टर्म लोन अलग है, ये सारा का सारा उन्होंने क्लासिफिकेशन देके रखा है। लेकिन एलएलपी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की जब मैं आपके साथ बात करता हूँ ना, दे आर टॉकिंग ओनली इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन, कोई सब क्लासिफिकेशन यहाँ पे नहीं है। यानी जो भी पैसा पार्टनर्स ने बिजनेस के अंदर डाला हुआ है उसको यहाँ पे कंट्रीब्यूशन बोला जाता है। और अगर आपका कंट्रीब्यूशन 25 लाख रुपए तक का है तो हम आपको स्मॉल एलएलपी के कैटेगरी के अंदर डालने की पूरी कोशिश करेंगे। एक कंडीशन नहीं है, 2 कंडीशन है, एंड दोनों के दोनों कंडीशन साथ में फुलफिल होनी चाहिए। सर विच इज सेकंड कंडीशन? सेकंड कंडीशन ये लोग हमारे साथ बात कर रहे हैं टर्नओवर की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्नओवर? सेल्स। क्या होता है टर्नओवर? सेल्स। अच्छा, ये सेल्स का रेफरेंस अपने को कहाँ पे मिलता है? थोड़ा सा जाओ अपने अकाउंट्स के अंदर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कितनी मेन चीजें हैं? 3। फर्स्ट वी आर हैविंग, सेकेंड वी आर हैविंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, थर्ड वी आर हैविंग। तो जब मैं आपके साथ कंट्रीब्यूशन यानी कैपिटल की बात करता हूँ, कहाँ जाना चाहिए? ये बैलेंस शीट के अंदर जाएगा, लाइबिलिटी वाले सेक्शन के अंदर जाएगा। लेकिन जब मैं आपके साथ टर्नओवर की बात करता हूँ ना, टर्नओवर कहाँ जाता है? टर्नओवर आता है, सेल्स कहाँ पे आता है? सेल्स बेसिकली आता है, अगर आप उसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन देखेंगे वो पीएनएल के अंदर आता है, आपके उसका इम्पैक्ट आप लेके आते हैं ना पीएनएल के अंदर। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ ये लोग क्या बनाते हैं, पीएनएल की जगह पे ये लोग स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी बनाते हैं। तो जब कभी आप रिवाइज करोगे आपके दिमाग में ये चीज़ नहीं आनी चाहिए कि सर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है। इट इज एज गुड एज ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएनएल अकाउंट फॉर एलएलपी। इट इज़ वेरी मच क्लियर। और जब मैं आपके साथ कंट्रीब्यूशन की बात करता हूँ, ये लोग रेफरेंस देते हैं बैलेंस शीट को, एंड जब मैं आपके साथ यहाँ पे स्टेटमेंट की बात करता हूँ, ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो रेफरेंस है ना, वहाँ पे अपन एलएलपी के केस में स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के नाम से उसको जानते हैं। यानी इंस्टेड ऑफ पीएनएल एंड ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाते हैं, जो हमको आरओसी के टाइम टू टाइम बेसिस पे फाइल करना पड़ता है। समझ में आ रहा है क्या? और ये टर्नओवर उन्होंने कितना बताया है, आपका टर्नओवर अगर 40 लाख से ज़्यादा नहीं जा रहा है ना, और ये दोनों के दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 के हिसाब से हम आपको स्मॉल एलएलपी का डेजिग्नेशन दे देंगे, स्मॉल एलएलपी का स्टेटस दे देंगे। सर उसका इफेक्ट क्या होगा? लेस कंप्लायंसेस, लेस रेगुलेशन, आप अपने बिजनेस को एक्सपांड करो। आप अभी छोटे हो, राइट? इसका एक दूसरा एग्जाम्पल बताऊँ, आप सब लोग यहाँ पे क्लास पे खुले दिल से बैठे हो, देयर इज नो स्ट्रेस ऑन यू
कि मेरे को यहाँ से जाके कहीं पे काम पे जाना है, लेकिन कहना है से जैसे जैसे आप 21, 22, 23 क्रॉस करोगे और अगर आपको फर्दर एजुकेशन करना है ना, आपके दिमाग में एक ही जगह पे दो दो चीज़ें चलेगी। मेरे को तो कंटेंट भी हासिल करना है, साथ में साथ जॉब भी करना है, तो ये सारी की सारी चीज़ें साथ में चलेगी। तो अभी आप छोटे हो, आप सिर्फ एक चीज़ के ऊपर फोकस करो। व्हाट इज़ दैट एक चीज़? योर स्टडीज़। सिमिलरली स्मॉल एलएलपी, फोकस ऑन बिजनेस। जैसे जैसे एलएलपी बढ़ेगा, बिजनेस के साथ साथ आपको लॉ के कंप्लायंस के ऊपर भी पूरा का पूरा फोकस देना है। समझ में आ रहा है कि अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं? चलो, विच इज़ द फर्स्ट डेफिनेशन विच वी अंडरस्टूड? बॉडी कॉर्पोरेट। उसका सेक्शन याद आ रहा है क्या? सेक्शन 2 सबसेक्शन 1। अच्छा, जब मैं आपके साथ स्मॉल लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप की बात करता हूँ तो कौन सा सेक्शन बात करता है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 अच्छा, कितने क्राइटेरियाज है स्मॉल एलएलपी के लिए? 2। दोनों में से कोई एक फुलफिल होगा तो चलेगा क्या? नहीं। एंड लिखा है, एंड का मतलब होता है दोनों क्राइटेरिया साथ साथ में फुलफिल होना चाहिए। क्राइटेरिया नंबर 1 कंट्रीब्यूशन का है, क्राइटेरिया नंबर 2 टर्नओवर का है। टर्नओवर का मतलब क्या है? सेल्स। अच्छा सर, सेल का तो अभी तक अपने को पता नहीं चलेगा। उन्होंने एक अपने को क्लियर कट रेफरेंस दिया है कि सेल आप कब का रेफर करेंगे? प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। आपका फाइनेंशियल ईयर बाय द वे चालू कब होता है? कहना से 1 अप्रैल से आपका फाइनेंशियल ईयर चालू होता है और आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म कब होता है? 31 मार्च को खत्म होगा। तो जो भी आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर होगा ना, उसके अंदर जो आपका टर्नओवर है ना, वो 40 लाख से ऊपर किसी भी हालत में नहीं जाना चाहिए। एंड यहाँ पे अगर फॉरेन एलएलपी को आप बीच में ला रहे हो तो इन्होंने वर्ड यूज़ किया है यहाँ पे रुपीस। अगर आप 25 लाख डॉलर की मेरे साथ बात करोगे तो प्लीज़ अंडरस्टैंड 25 लाख डॉलर इज मोर देन 25 लाख रुपीस की ये लोग जो बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप अपने एग्जाम में वो भी चेक करेंगे कि वेदर द अमाउंट इज गिवन इन रुपीस और इट इज गिवन इन सम फॉरेन करेंसी, बिकॉज इफ इट इज गिवन इन सम फॉरेन करेंसी अकॉर्डिंगली दिस स्टैंड विल गेट चेंज्ड। समझ में आ रहा है अपन क्या बात कर रहे हैं, है ना? तीसरा और लास्ट डेफिनेशन बेसिकली आज के लिए अपन पढ़ते हैं और उसको भी फिर क्लोज करते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट। थोड़ा सा इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। पहली ये बात अपने साथ करते हैं लिमिटेड लायबिलिटी की, दूसरी ये हमारे साथ बात करते हैं पार्टनरशिप एग्रीमेंट की। व्हाट इज पार्टनरशिप एग्रीमेंट? ये अपन ने पढ़ा है पार्टनरशिप लॉ के अंदर। व्हाट इज पार्टनरशिप एग्रीमेंट? इट इज़ एन एग्रीमेंट। अच्छा, आपके दिमाग में एक चीज़ आएगी कि सर मैंने पार्टनरशिप लॉ पढ़ते समय मैंने देखा है कि एग्रीमेंट 2 तरीके की होती है, ओरल एग्रीमेंट भी चलेगा, रिटन एग्रीमेंट भी चलेगा। लेकिन यहाँ पे क्लियर कट उन्होंने बात किया है कि आप अपने बिजनेस को लीगलाइज करने जा रहे हो, आप कॉर्पोरेट के बेनिफिट्स लेने जा रहे हो, तो आपका जो एग्रीमेंट होगा ना वो हर हालत में राइटिंग में होगा। अगर ओरल एग्रीमेंट है तो हम लोग आपके बेसिकली उस ओरल एग्रीमेंट को कोई वैलिडिटी नहीं देंगे एंड दैट ओरल एग्रीमेंट विल नॉट एट ऑल बी कंसीडर्ड। तो आपका जो एग्रीमेंट होगा वो कैसे होगा? रिटन एग्रीमेंट होगा। अच्छा, पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर अपन क्या क्या चीज़ें लिखते हैं बताओगे क्या एक बार? जस्ट अप्लाई योर माइंड। कहने से बेसिक बात करते हैं। पहले तो कौन से नाम के तहत आप बिजनेस करोगे, फिर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होगा, तीसरा आप बिजनेस के अंदर कितना कैपिटल डालोगे, चौथा आप क्या क्या बिजनेस करोगे, आपके पार्टनरशिप बनाने के पीछे का बेसिक पर्पस क्या है, और क्या क्या इंक्लूड करोगे कि कौन कौन पार्टनर्स होंगे, राइट। इसके अलावा और क्या क्या इंक्लूड करेंगे कि जो पार्टनर्स है वो पार्टनर स्पेसिफिक कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके बारे में बताएंगे, आप राइट्स के बारे में बताएंगे, आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में बताएंगे, और किसके बारे में आप उनको बताओगे? हाँ, कहना से यहाँ पे बेसिकली आपके राइट्स कवर किए तो आपका हर एक पार्टनर का ड्यूटी स्पेसिफिक भी कवर अप होगा। एंड पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे जो पार्टनर्स है उसका नए नए पार्टनर्स का अपॉइंटमेंट होता है, पार्टनर्स रिज़ाइन करते हैं, पार्टनर्स की डेथ हो जाती है, तो ये सारे के सारे एस्पेक्ट्स आप कवर करते हो। इसके अलावा और क्या क्या लिखते हो आप अपने पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर? कहने से आपके पार्टनरशिप जो है उसका रेगुलेशन कैसे होना है, बिजनेस के सारे इंटरनल टर्म्स एंड कंडीशंस आप इसके अंदर लिखोगे। और क्या क्या लिखते हो? हर एक पार्टनर का स्पेशलाइजेशन क्या है और उसको क्या काम करना है उसके बारे में लिखते हो। कहने से इट्स अ म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़। तो LLP एग्रीमेंट इज ऑल्सो नथिंग बट इट इज़ म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़। बस फ़र्क यहाँ पे ये है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट के तहत ना एक सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी, और लायबिलिटी जो यहाँ पे होती है ना वो अनलिमिटेड होती है। तो एक चीज़ यहाँ पे हम लोग चेंज कर रहे हैं, इस लिमिटेड को बदल के हम लोग क्या अनलिमिटेड को बदल के हम लोग यहाँ पे लिमिटेड कर रहे हैं। सर मतलब कहना है सेम पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज इक्वल्स टू लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट? एब्सोल्युटली यस। सिर्फ थोड़ा बहुत यहाँ पे फॉर्मलाइज किया गया है एंड सारे के सारे कंटेंट यहाँ पे फॉर्मेट आपको बताया गया है, आपको वो फॉर्मेट के हिसाब से भरना है एंड बाकी के सारे राइट्स एंड ड्यूटीज आप भर के LLP एग्रीमेंट को आगे लेके जा सकते हो। अगर
आपको याद होगा तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि क्या एलएलपी एग्रीमेंट को आरओसी के पास फाइल करने की रिक्वायरमेंट है? हुज आरओसी? इट इज रजिस्टर ऑफ कंपनीज। वो क्या करता है? चेक करता है कि लॉ के तहत रेगुलेट बराबर एलएलपी हो रही है कि नहीं हो रही है। तो आपने जो भी पार्टनर को अपॉइंट किया है, डेजिग्नेटेड पार्टनर को अपॉइंट किया है, जो भी पार्टनर को रिमूव किया है, डेजिग्नेटेड पार्टनर को रिमूव किया है, वो आपके रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से है क्या नहीं, ये जानने के लिए तो एलएलपी एग्रीमेंट आपको आरओसी को सबमिट करना पड़ेगा। हमने उसके बारे में एक फॉर्म डिस्कस किया था, यू रिमेंबर द नेम ऑफ फॉर्म? कौन सा फॉर्म है जिसके तहत हम लोग एलएलपी एग्रीमेंट आरओसी को सबमिट करते हैं? देखो देखो फटाफट देखो, रिवीजन फेज में हो आप। कौन सा सर? नहीं, दैट इज फॉर इनकॉर्पोरेशन। हम लोगों ने एक फॉर्म देखा था, और वो फॉर्म कौन सा था? हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आपको फॉर्म नंबर 3 फाइल करना है आरओसी के पास, और आरओसी को कितने दिन के अंदर ये फॉर्म फाइल करेंगे? 30 डेज के अंदर आप ये फॉर्म फाइल करेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। कौन से फॉर्म में फाइल करेंगे? फॉर्म 3। कितने दिन के अंदर फाइल करेंगे? 30 डेज के अंदर आप फाइल करेंगे ये फॉर्म को। इतना अपना बेसिक कैलकुलेशन अपने दिमाग में लगा के चलो। यार थोड़ा जूम कर देता। डन? एनी डाउट, एनी क्वेरी? कौन सा सेक्शन है जो बात करता है एलएलपी एग्रीमेंट का? सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन क्या है? ओ है कि 0 है? पक्का? अच्छा। सेक्शन 1 किसकी बात करता है? एप्लीकेबिलिटी की। सेक्शन 2 किसकी बात करता है? डेफिनेशंस की। तो डेफिनेशंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन अपन कौन से कर रहे हैं? की डेफिनेशंस, यानी वो डेफिनेशंस जिसके एग्जाम में आने के पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है और जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है। ठीक है। अच्छा देखो एलएलपी, एक और चीज़ हम लोगों ने पढ़ी थी, अगर आपको थोड़ा सा याद आता होगा तो, पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो पार्टनर्स होते हैं उनके म्यूचुअल राइट्स एक दूसरे के प्रति होते हैं क्या? मतलब अगर मैंने कोई प्रॉब्लम कर दिया, मैंने कोई कांड कर दिया, तो क्या मेरे प्रॉब्लम करने से, मेरे कांड करने से बाकी के पार्टनर्स का लायबिलिटी अनलिमिटेड हो सकता है क्या? यस। लेकिन एलएलपी में जो आप राइट्स एंड ड्यूटीज की बात कर रहे हो ना, वो पार्टनर्स के राइट्स एंड ड्यूटीज की बात कर रहे हो टुवर्ड्स एलएलपी एंड नॉट टुवर्ड्स ईच अदर। मतलब अगर आप भी एलएलपी के पार्टनर हो, मैं भी एलएलपी का पार्टनर हूँ, आप भी एलएलपी के डेजिग्नेटेड पार्टनर हो, मैं भी एलएलपी का डेजिग्नेटेड पार्टनर हूँ, तो हमारी ड्यूटीज एक दूसरे के प्रति नहीं है, हम दोनों की ड्यूटीज एलएलपी के प्रति है। ये चीज़ आपको समझना चाहिए। यही चीज़ एलएलपी को अलग स्टैंड आउट करता है कि पार्टनरशिप के अंदर ड्यूटीज एक दूसरे के प्रति है। आपको याद है म्यूचुअल एजेंसी वाला कॉन्सेप्ट हम लोग पार्टनरशिप के अंदर पढ़ के आए थे। यहाँ पे ये लोग क्या बोल रहे हैं कि you as a partner, you as a designated partner have duties towards LLP and not towards the other designated partner or partner। समझ में आ रहा है अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं, क्यों डिस्कस कर रहे हैं? ठीक है, चलो एक स्टेप आगे। ये देखो ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है, आपके LLP के एग्रीमेंट के अंदर क्या होगा? म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज होंगे, एंड दिस इज टूवर्ड्स LLP एंड नॉट टूवर्ड्स द अदर पार्टनर। यहाँ पे ये चीज़ राइटिंग में होगा, इसको इंपॉर्टेंट तरीके से मार्क कर दो। एंड ये LLP को अलग कैटेगरी में डालते हैं, पार्टनर्स को अलग कैटेगरी में डालते हैं। ये चीज़ एक ध्यान में रखना, LLP इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड पार्टनर्स आर डिफरेंट थिंग। ये दोनों साथ में मिलके एक LLP का एग्रीमेंट का क्या करेंगे? अपने रिलेशंस को गवर्न करने की बात करेंगे। समझ में आ रहा है अपन क्या बात कर रहे हैं? इज एवरीथिंग सॉर्टेड टिल हियर? ठीक है, एक फॉरेन LLP को समझते हैं, उसके बाद अपन क्लोज करते हैं। ठीक है, व्हाट इज फॉरेन LLP? सिंपल है, सिंपल डेफिनेशन है। जो इनकॉर्पोरेट कहाँ हुई है? आउटसाइड इंडिया। इनकॉर्पोरेशन का दूसरा नाम क्या है? रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड का तीसरा नाम क्या है? फॉर्मेशन। यानी आप अगर अपने LLP को फॉरेन में इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, रजिस्टर कर रहे हो, या जो भी कर रहे हो, अगर आप भारत के अंदर बिजनेस आ रहे हो ना, तो हमारे पर्सपेक्टिव से वो LLP को हम लोग क्या देखते हैं? आप देखो कभी कोई US या UK का बंदा आता है, हम लोग एक ही वर्ड इस्तेमाल करते हैं, अंग्रेज आया है। द मोमेंट वी आर यूजिंग द वर्ड अंग्रेज, मतलब हम लोग उसको डिस्टिंग्विश करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अलग हैं, वो अलग है। एब्सोल्युटली यस। इसी तरीके से वो भी LLP है, हम भी LLP है, लेकिन यहाँ पे हम लोग उनको डिस्टिंग्विश कैसे कर रहे हैं कि वो फॉरेन LLP है। ठीक है, सो अगर आपके पास एक LLP फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि भारत के बाहर फॉर्म हुई है, आउटसाइड इंडिया, लेकिन उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया के अंदर है। अच्छा, प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया के अंदर है, कैसे हो सकता है? दोनों तरीके से हो सकता है, ये चीज़ ध्यान में रखना। प्लेस ऑफ बिजनेस फिजिकल होगा तो भी आप इस कैटेगरी के अंदर आएंगे,
अगर इलेक्ट्रॉनिकली होगा तो भी आप इस कैटेगरी के अंदर आएंगे। सर आप मेरे को बताओ, अगर कोई फॉरेन बिजनेस है इंडिया में सिर्फ वेबसाइट्स के जरिए ऑपरेट कर रहा है तो भी उसको इंडिया में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा क्या? एब्सोल्युटली यस। हमारे भले एलएलपी एक्ट इसके बारे में ज़्यादा कुछ स्पेसिफिकली नहीं बोलते, लेकिन मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया था कि हमारे भारत के अंदर फॉरेन लॉस है जिसको फेमा के नाम से जाना जाता है। फेमा के रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत क्लियर कट बात करते हैं कि इफ़ यू आर हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, चाहे वो वर्चुअली हो चाहे वो फिजिकली हो, हमारे लॉ आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगे एंड आपको वो लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। फेमा के साथ साथ बेसिकली इसमें आरबीआई के और सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, गाइडलाइंस होते हैं, ये सारे के सारे गाइडलाइंस एप्लीकेबल होते हैं जो कि बेसिकली आपको इंटर एंड फाइनल लेवल पे सिखाया जाएगा। तो अब भी दिमाग पे स्ट्रेस मत लेना, अब भी सिर्फ इतना देखना कि अगर एलएलपी फॉरेन में रजिस्टर्ड है, भारत में बिजनेस कर रही है, तो वो फॉरेन एलएलपी के कैटेगरी के अंदर आ जाएगी। फॉरेन एलएलपी के कैटेगरी के अंदर आ गई मतलब बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन के अंदर आ गई, बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन के अंदर आ गई मतलब एलएलपी एक्ट उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। एज सिंपल एज इट कैन बी। समझ रहे हो मैं आपके साथ क्या बात कर रहा हूँ? चलो, फर्स्ट चीज़ हम लोगों ने क्या पढ़ी थी, फटाफट बता दोगे? हाँ सर, हाँ। फर्स्ट डेफिनेशन हम लोगों ने किसका पढ़ा था? सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज। अच्छा, सेकेंड डेफिनेशन हमने कौन सा पढ़ा था? स्मॉल एलएलपी, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज। तीसरा डेफिनेशन कौन सा पढ़ा? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अग्रीमेंट, सेक्शन 2 सबसेक्शन क्लॉज। अच्छा, लास्ट हम लोगों ने कौन सा पढ़ा था? फॉरेन एलएलपी, कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 1। एनी प्रॉब्लम टिल हियर, एनी क्वेरी टिल हियर? ये ना कल तक इसको निपटा के ना, सो दैट परसों कल अपन और कुछ चीज़ें एडिशनली कर सकें ना। चलो, धन्यवाद।